ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं क्योंकि रेस फॉर आर्कटिक शुरू हो चुकी है। Donald Trump eyeing off the territory of other nations. The next president of the United States wants to buy Greenland. Trump is talking about forceful land grab. Well, we need Greenland for national security purposes. You don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. लेकिन क्यों? जो देश इतना खाली खाली है, जहां 80% आइस है, वो देश ट्रंप को क्यों चाहिए? क्या व्हाइट हाउस में बर्फ नहीं मिलती क्या? एक्चुअली ग्रीनलैंड को खरीदना अमेरिका के लिए एक बहुत ही फायदे का सौदा हो सकता है। और तो और आज जो ग्रीनलैंड के लोग ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल कह रहे हैं, वो एक मूव में अपनी जमीन अमेरिका को बेच सकते हैं। कैसे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो वो नीचे लाइक वाला बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? वी हैव अ शॉर्ट आंसर एंड अ लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर ये है कि अगर रशिया को अमेरिका की ओर मिसाइल्स लॉन्च करने हैं तो शॉर्टेस्ट रूट ग्रीनलैंड से होकर गुजरेगा। हम मैप्स के बारे में सोचते हैं तो हमेशा ऐसा फ्लैट मैप हमारी आंखों के सामने आता है, लेकिन एक्चुअली वी नो दैट अर्थ इज अ स्फीयर। और इसी वजह से रशिया से अमेरिका आने का शॉर्टेस्ट रूट ये नहीं, ये है। इसीलिए ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रंप की ये थिंकिंग राइट है या रॉन्ग? अगर आपको ट्रंप सही लगता है तो कमेंट्स में आई एम विद ट्रंप लिखिए, और अगर आपको गलत लगते हैं तो आई एम अगेंस्ट ट्रंप लिख दीजिए। देखते हैं कौन सी टीम जीत जाती है। बट व्हाट इज द लॉन्ग आंसर? जवाब हिस्ट्री में छुपा है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो सारे एम्पायर्स ने ओशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की है। द वन हु कंट्रोल्स द ओशंस कंट्रोल्स द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, सारे बड़े ओशंस को कंट्रोल करना एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है, और आर्कटिक ओशन पर कंप्लीटली रशिया कंट्रोल करता है। आज नॉर्थ पोल पर कनाडा का कंट्रोल है, रशिया का कंट्रोल है, ग्रीनलैंड का भी थोड़ा बहुत कंट्रोल है, लेकिन अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं। रशिया की मदद से चाइना आइस सिल्क रूट बनाना चाहता है, जिससे वो यूरोप तक डायरेक्टली पहुंच पाए। ट्रंप ये इक्वेशन बदलना चाहता है। एंटर द रेस फॉर आर्कटिक। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी ने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया था। तब पहली बार अमेरिका ने ग्रीनलैंड को इन्वेड किया और वहां अपने मिलिट्री बेसिस बनाए और रेडियो स्टेशंस भी एस्टैब्लिश किए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने कई सारा रेडियो इक्विपमेंट ग्रीनलैंड की सरकार को सिर्फ $1 में बेच दिया। लेकिन ग्रीनलैंड में ये पिटुफिक एयरबेस अमेरिका आज भी ऑपरेट करता है। 1951 में डेनमार्क और अमेरिका के बीच में एक डील हुई, जहां उन्होंने अमेरिका को ग्रीनलैंड को डिफेंड करने के राइट्स दे दिए थे। तो अगर रशिया के मिसाइल्स को ही रोकना है तो वो काम इस एयरबेस से भी हो सकता है। यानी हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ एक बहाना हो, असली रीजन है इकोनॉमी। आज डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क को धमकी दी है कि अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच आता है तो डेनमार्क पर 10% टैरिफ्स लगाए जाएंगे। इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इससे डेनमार्क की जीडीपी 3 पॉइंट से नीचे गिर सकती है, और डेनमार्क ईयू का हिस्सा है। तो अगर ट्रंप डेनमार्क पर टैरिफ्स लगाते हैं तो इसका मतलब ईयू भी कोई ना कोई स्टेप अमेरिका के अगेंस्ट ले ही सकता है। लेकिन ट्रंप ये रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ट्रंप बहुत ज्यादा स्मार्ट है। दरअसल अमेरिका फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। जैसे 20th सेंचुरी में जिसके पास ऑयल था वो दुनिया पर राज कर सकता था, वैसे ही 21st सेंचुरी में रेयर अर्थ मिनरल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हर चीज में रेयर अर्थ मिनरल्स यूज होते हैं, और इनका सबसे बड़ा रिजर्व है ग्रीनलैंड में। आज क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और आर्कटिक ओशन की आइस के नीचे होने वाले ऑयल, गैस और मिनरल्स एक्सपोज हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का ये रिपोर्ट कहता है कि ग्रीनलैंड में 1.5 मिलियन टन का रेयर अर्थ मिनरल है, और आज तक ये रिसोर्सेस किसी ने भी एक्सप्लॉइट नहीं किए थे आइस की वजह से। ग्रीनलैंड में 80% आइस है, और तो और वो यूरोप से दूर है और पॉपुलेशन बहुत कम है, तो यहाँ माइनिंग आज तक ज्यादा हुई नहीं है, जिसका फायदा ट्रंप लेना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां अमेरिका चाइना से पीछे है। आज चाइना दुनिया का 90% रेयर अर्थ मार्केट कंट्रोल करता है। चाइना ने अफ्रीका में अपने कई सारे माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जिनकी वजह से चाइना अमेरिका से बहुत आगे निकल चुका है, और किसी भी रेस में सेकंड होना ट्रंप को हारने के बराबर लगता है। आज ग्रीनलैंड के लोग ट्रंप के कमेंट्स को एक थ्रेट मानते हैं, लेकिन बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, एक घंटा।
सबसे बड़ा तो डॉलर है। ट्रम्प ग्रीनलैंड की एक वीकनेस जानते हैं जिससे वो बड़ी आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ग्रीनलैंड को अक्सर एम्प्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कहा जाता है। ये है दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड जहां का पॉपुलेशन है सिर्फ 57,000, जिसमें अडल्ट पॉपुलेशन सिर्फ 40,000 है। डू यू नो व्हाट इट मींस? यानी हर एक इंसान के लिए यहाँ 7 किलोमीटर सिर्फ नेचर ही नेचर है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि 80% ग्रीनलैंड आइस से भरा हुआ है और यहाँ ऑलरेडी डेनमार्क और यूएसए के मिलिट्री बेसिस भी है। लेकिन ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि आज ये देश डेनमार्क पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। उनके जीडीपी का 1/5 डेनमार्क की सब्सिडी से ही आता है। ग्रीनलैंड इज नॉट इंडिपेंडेंट। एक स्टोरी सुनाता हूँ। ग्रीनलैंड आइस से भरा होने की वजह से यहाँ अच्छे बड़े वाले एयरपोर्ट्स नहीं थे, तो उन्होंने चाइना से मदद मांगी। चाइना ने उन्हें लोन दिया, लेकिन एक कंडीशन पर कि कंस्ट्रक्शन चाइनीज कंपनीज करेंगी। अमेरिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और अमेरिका ने डेनमार्क को कहा कि आप इंटरफियर करो, तो डेनमार्क ने वही किया। आज डेनमार्क ग्रीनलैंड के 2/3 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स फंड कर रहा है। यानी ग्रीनलैंड पूरी तरह से आत्मनिर्भर है ही नहीं, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है ही नहीं, वो डेनमार्क के किंगडम का एक हिस्सा है। ग्रीनलैंड आता तो नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन फिर भी उसे डेनमार्क कंट्रोल करता है, जो कुछ 3000 किलोमीटर दूर है। 1953 में डेनमार्क में इस आइलैंड को इंक्लूड किया गया था और 1979 में एक रेफरेंडम के थ्रू ग्रीनलैंड को अपने फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस का कंट्रोल सौंपा गया था। एक रेफरेंडम यानी एक वोट होता है जहां हर एलिजिबल सिटीजन पार्टिसिपेट करता है। चलिए तो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जिसमें अमेरिका को ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए कोई वॉर लड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। वो सीधे सीधे ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा बना सकते हैं। कैसे? रेवड़ी पॉलिटिक्स के साथ। करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक रेफरेंडम होल्ड करना है। यानी ग्रीनलैंड के लोगों को सवाल पूछना है कि आपको डेनमार्क का हिस्सा होना है या फिर अमेरिका का। अगर वो अमेरिका का हिस्सा होते हैं तो उन्हें देनी है अमेरिकन सिटीजनशिप और $1 मिलियन। $1 मिलियन पर सिटीजन। उनके सपोर्ट के लिए छोटी सी रेवड़ी। याद है ना, वहां का अडल्ट पॉपुलेशन सिर्फ 40,000 है। यानी $40 बिलियन में बिना कोई वॉर लड़े ग्रीनलैंड डेनमार्क को छोड़कर अमेरिका का हिस्सा बन सकता है। अमेरिका ने यही स्टंट 1867 में भी किया था, जब अमेरिका ने रशिया से अलास्का खरीद लिया। 1946 में अमेरिका ने सिमिलर ऑफर ग्रीनलैंड के लिए भी दी थी, लेकिन डेनमार्क ने तब मना कर दिया था। तब अमेरिका ने $100 मिलियन पूरे के पूरे ग्रीनलैंड के लिए ऑफर किए थे, जो आज के जमाने के कुछ $1 बिलियन होते हैं। और इतना पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। ट्रंप ने 2019 साल में ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश भी की थी। उनके हिसाब से ये बस एक बड़ी रियल एस्टेट डील थी, लेकिन आज के जमाने में मिलिट्री को ग्रीनलैंड में भेजकर फोर्सफुली ग्रीनलैंड पर कब्जा करना एक रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि इससे अमेरिका यूरोप से अपने संबंध खराब कर सकता है। जर्मनी के ओलाफ शॉल्स ने कहा है कि बॉर्डर्स मस्ट नॉट बी मूव्ड बाय फोर्स। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कहता हूं कि ट्रंप एक पॉलिटिशियन बाद में है और बिजनेसमैन पहले, और उन्होंने ज्यादातर संपत्ति रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके कमाई है। तो वो एसेट क्या होती है ये जानते हैं, और ग्रीनलैंड फ्यूचर में अमेरिका के सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए और जियोग्राफिक एक्सपांशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ट्रंप जानता है। 2019 में जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात की तो ग्रीनलैंड के लोगों ने साफ कह दिया था ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। लेकिन तब में और अब में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और वो है इलॉन मस्क। आज इलॉन मस्क ओपनली ट्रंप को सपोर्ट करता है। उन्होंने पिछले साल के इलेक्शन में ट्रंप के कैंपेन को फंड किया था और इसका नतीजा आप देख ही सकते हैं। ट्रंप जीत चुके हैं और वो भी इतने आराम से। रिमेंबर, इलॉन मस्क ने अकेले $44 बिलियन देकर ट्विटर खरीद लिया था, और ये तो ग्रीनलैंड यानी एक पूरा का पूरा देश है। अगर अमेरिका एक वॉर में उतर जाता है तो उनका $40 बिलियन से ज्यादा ही खर्चा होगा, प्लस दुनिया की नजरों में वो एक विलन बन जाएगा। लेकिन रेवड़ी पॉलिटिक्स का ये तरीका आसान भी है और फायदेमंद भी। ऑफ कोर्स इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे हो सकता है कि पैसे ऑफर करने के बाद भी ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बनना न चाहे। प्लस अगर रेफरेंडम ही चलाना है तो सिर्फ ग्रीनलैंड के लोगों को नहीं, पूरे के पूरे डेनमार्क को पूछना होगा, जिसका पॉपुलेशन है कुछ 6 मिलियन का। लेकिन एक वॉर लड़ने से ग्रीनलैंड के लोगों को रेवड़ी पॉलिटिक्स देकर अपनी ओर खींचना ज्यादा फायदेमंद होगा।
व्हाट डू यू थिंक? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। हे दोस्तों, वीडियो एडिट करते समय एक नया अपडेट आया है कि अमेरिका एक नया एक्ट पास करना चाहता है कॉल्ड मेक ग्रीनलैंड ग्रेट अगेन एक्ट। अगर ये बिल पास हो गया तो फिर अमेरिका डेनमार्क के साथ ऑफिशियल नेगोशिएशंस में उतर सकता है 20 जनवरी के बाद। ट्रंप अमेरिका के पैसों का इस्तेमाल करके ग्रीनलैंड खरीद सकता है और अमेरिका के पास सिर्फ 60 दिन होंगे इस डील को कैंसिल करने के लिए। अगर 60 दिनों में कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता देन ग्रीनलैंड विल ऑफिशियली बिलोंग टू अमेरिका। यानी कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर रशिया अमेरिका पर मिसाइल्स छोड़ता है तो वो ग्रीनलैंड के ऊपर से आने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 3 रोकने के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका को इंपॉर्टेंट लगता है। दूसरा ये कि अमेरिका के अलग अलग टेरिटरीज खरीदने का एक इतिहास रहा है और आज इलॉन मस्क की वजह से 40 बिलियन में ग्रीनलैंड को खरीदना पॉसिबल हो चुका है। हाइपोथेटिकली सही, लेकिन पॉसिबल तो है, जिससे ग्रीनलैंड के कई सारे रेयर अर्थ मिनरल्स जो कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आते हैं अमेरिका की संपत्ति बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अमेरिका दुनिया में विलेन नहीं बनेगा। अमेरिका आज की नहीं, कल की भी नहीं, अगले हफ्ते की सोचता है, इसीलिए वो एक सुपर पावर है। भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो उसे अमेरिका के इस एटीट्यूड से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जिसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। इन दी एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक सुपर पावर बने रहने के लिए अपनी पावर जताना जरूरी होता है। सोचिए, पिछले 100 सालों में सारे बड़े देश, बड़े किंगडम्स छोटे छोटे ही होते गए हैं। अखंड भारत कुछ ऐसा था, आज ऐसा है। एक जमाने में इंग्लिश साम्राज्य पर कभी सूरज ढलता नहीं था और अब ब्रिटेन तो ईयू का हिस्सा भी नहीं है। यूएसएसआर छोटा होकर रशिया बन चुका है और अब यूक्रेन को अपना पार्ट बनाकर फिर से एक्सपांड करना चाहता है। लेकिन अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जो एक्सपांड हुआ, जो 13 कॉलोनीज से स्टार्ट हुआ था, अब 50 स्टेट्स बन चुका है। उनके दुनिया भर में मिलिट्री बेसेस भी हैं और अमेरिका डॉलर की मदद से वर्ल्ड ट्रेड पर अपनी हुकूमत जताता है। एक्सपांशनिज्म इज एसेंशियल फॉर एनी सुपर पावर टू रिमेन अ सुपर पावर। जिस तरह से 1 बाय 1 चीजें हो रही है, ये क्लियर है कि ट्रंप की सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से और भी ज्यादा अग्रेसिव होने वाली है। यहाँ भारत को बड़ी ही सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि हम हमेशा नॉन अलाइनमेंट के टाइट रोप पर चलते आए हैं। आज अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को लेने के बारे में सीरियस है तो उनके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। इट्स नॉट अबाउट इफ दे कैन ओन ग्रीनलैंड, इट्स अबाउट हाउ। वो सीधे ग्रीनलैंड को खरीद सकता है या फिर एक बैटलशिप भेज सकता है और डेनमार्क को एक लेटर कि आज से ग्रीनलैंड हमारा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। और डेनमार्क ईयू का हिस्सा होते हुए भी अमेरिका का कुछ नहीं उखाड़ सकता। वो बस लेक्चरबाजी कर सकता है, रो सकता है। लेकिन सच तो यह है कि ग्रीनलैंड के लोग कभी डेनमार्क पर तो कभी अमेरिका पर निर्भर रहेंगे ही। ये भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर कि हर तरह से आत्मनिर्भरता कितनी इम्पोर्टेंट है। आज हम जियोग्राफिकली एनिमी से सराउंडेड हैं, लेकिन हम इकोनॉमिकली उन पर ही निर्भर हैं। बात चाइना की हो रही है। हम ग्रीनलैंड जितने कमजोर बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसे ग्रीनलैंड अपनी इकोनॉमी के लिए डेनमार्क पर निर्भर है, वैसे ही हम हमारे सारे सॉफ्टवेयर के लिए अमेरिका पर और सारे हार्डवेयर के लिए चाइना पर निर्भर हैं। बाकी सब छोड़ दीजिए, अगर कल अमेरिका गूगल को कहता है कि YouTube इंडिया में बैन कर दो तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। यानी हमारा मीडिया भी बाहर से कंट्रोल हो रहा है। ये एक काफी डरावनी सिचुएशन है। अगर हम आने वाले समय में हमारे इंडिपेंडेंस को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें हर तरह से आत्मनिर्भर होना ही होगा। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।